6 का पार्ट 2। आ जाए जरा, थोड़ी सी गेम जरा चेंज करें। 5A में आए, पिछले पेज पे वापस आ जाए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया होगा क्या? चले सर, जो थोड़ा सा रह गया घर जाके बना लीजिएगा। एक क्वेश्चन आप मेरे साथ कर लो। 5A, Noman Engineering entered into a lease agreement for which following information is available. Fair value of the asset is 20 million. Date of agreement 1st July 9. अब C में जरा चेंज है। लीज पेमेंट्स आर 2.5 million सेमी एनुअल इन एरियर्स। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए उसमें एनुअल इंस्टॉलमेंट्स थी। सेमी एनुअल का क्या मीनिंग होता है? हाफ ईयरली, 6 मंथली। अब इन एरियर्स का मीनिंग हो जाएगा, जरा सेकंड लास्ट पिछली लाइन में जाए, इससे पिछली। व्हाट इज द एग्रीमेंट डेट? तो व्हाट शुड बी द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट? 31st December 2009। एक और 30th June 2010। अब सेमी एनुअली इन एरियर्स 6 महीने के एंड पे। अगर लिखा होता सेमी एनुअली इन एडवांस 1st July 9, 1st January 10, 6 महीने एडवांस में, तो सेमी एनुअली इन एरियर्स 6 महीने के एंड पे। नेक्स्ट लिखा हुआ है यूजफुल लाइफ 8 years, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इज 13.731% पर एनम, और फाइनली लीज टर्म इज 6 years। अब अगर 6 साल लीज टर्म है और सेमी एनुअल रेंटल्स हैं तो ये 12 रेंटल हो जाएंगे। तो रेंटल्स कैन बी मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, एनुअली। तो अगर सेमी एनुअल हो जाए तो कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन वर्किंग में क्या चेंज आएगा? आई रिक्वायरमेंट ए में साथ पढ़े। प्रिपेयर जनरल एंट्रीज लेसीज की बुक में ईयर एंड है जी 30 जून 10 और 11 2 सालों की आपसे एंट्रीज रिक्वायर्ड है। फुल कंसंट्रेट कीजिएगा। सिर्फ एक और चीज है जो जरा चेंज नहीं है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट वही हैं। कौन है रजिस्टर? लिखे हेडिंग्स। जी अली हैदर साहब बात करते हैं। जी सर, जी नुमान इंजीनियर। Naman Engineering journal entries for the year ended 30th June 2010। जी इकट्ठे जी, फर्स्ट डेट लिखे, एंट्री तो लिखे, अमाउंट की बात करते हैं फिर अभी। What should be the first date? 1st July 2009। Right of use machine, sorry मतलब मशीन नहीं, right of use asset debit, right of use asset debit, lease liability credit। जी सर, प्रिंसिपली स्पीकिंग ये एंट्री किस अमाउंट से होनी है? तो आज जरा इकट्ठे हो जाए, क्या चेंज आना है, क्यों आना है, जरा एक मिनट सोच लेते हैं। पानी प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट्स ही है, लेकिन उसकी वर्किंग कैसे होनी है, जरा इकट्ठे हो जाए। वर्किंग में जो चेंज है एक नजर देख लें। लीज पेमेंट्स इकट्ठी करवा दो।
जी 25 लाख का एक रेंटल है, कितने रेंटल होंगे? 12, 6 साल 12 लीज टर्म में पेमेंट होनी है, तो 25 लाख इंटू 12 समझ आ जाएगा, 6 साल सेमी एनुअल, तो 30 मिलियन तो लीज पेमेंट्स का टोटल हो गया। ना ही किसी डाउन पेमेंट का सच जिक्र है शुरू में, और ना ही कोई में कोई परचेज ऑप्शन या लमसम अमाउंट का जिक्र है। डन है। देन सर इसकी प्रेजेंट वैल्यू की वर्किंग पहले देख लीजिएगा। कैसे सर? अब सर जी रेंटल जो है ये सेमी एनुअल हो गया, इट मींस 6 मंथ्स के बाद पेमेंट्स होनी है। वैसे एन्यूटी लग जाएगा अभी भी, एक से ज्यादा अमाउंट्स है, सेम है, गैप अब सेम ही है लेकिन सेमी एनुअल है, तो एन्यूटी लग तो जाएगा, लेकिन कैसे? नंबर 2, क्या फर्स्ट रेंटल में भी इंटरेस्ट होगा? अगर यही रेंटल्स एडवांस में होते तो फर्स्ट पहले अलग हो जाता, बाकी फिर 11 रह जाते, 12 में से 11, लेकिन अब 12 इंस्टॉलमेंट्स में ही इंटरेस्ट है। करना बेटा ये होता है कि अगर रेंटल्स सेमी एनुअल हो तो आप जब एन्युटी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस, अब रेट ढूंढना जरा, अब रेट पर एनम है, रेंटल्स अगर सेमी एनुअल हो जाए तो आपने फिर इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंगली सेमी एनुअल में कन्वर्ट कर देना, मीन 6 मंथ्स में कन्वर्ट कर देना। अगर रेंटल्स क्वार्टरली होते तो इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंगली क्वार्टरली रिपेन बना लेते, मंथली होते तो मंथ में बना लेते, एनुअल है तो एनुअल ही रहने देंगे। अब सेमी एनुअल कैसे बनाएंगे? डिवाइड बाय 2 कर देंगे, 6/12, नहीं एक ही बात हो जाएगी, 6/2, 6 मंथली बनाना ना, या डिवाइड बाय 2 का मतलब कि हाफ कर देना। अगर क्वार्टरली बनाना होता, साल में 4 क्वार्टर, डिवाइड बाय 4 मंथली बनाना हो, तो अगर इंस्टॉलमेंट्स आपकी मंथली है तो इंटरेस्ट रेट को पर मंथ में कन्वर्ट कर देंगे, क्वार्टरली है तो पर क्वार्टर में कन्वर्ट कर देंगे, सेमी एनुअल है तो पर सेमी एनुअल में कन्वर्ट करेंगे। तो कर लीजिए, लिखें 13.731% लिखें कैलकुलेटर पे, डिवाइडेड बाय 2 में कंफर्टेबल है, वैसे ये 6/12 भी हो रहा है जी, ये 6.68 समथिंग बन रहा है, 6.8 यस जो भी है समथिंग बन रहा है, लेकिन जब मैं इस 6 पॉइंट को समथिंग को लिखूंगा तो डिवाइड बाय 100 करके लिखूंगा, ये तो पता नहीं सबको, तो ये 0.06 हो जाना, 13.731% है, आपने हाफ किया तो ये 6% समथिंग हो गया। तो जब मुझे यहाँ लिखवाएंगे तो जरा बोल दें कैसे लिखूं मैं, 0.06 आगे पूरा कर दें, 8655, किसको किस में कन्वर्ट कर लिया? एनुअल रेट को सेमी एनुअल में, पहला चेंज ये है। और सेकेंडली जब आप एन लिखेंगे, जो एन था ऊपर, वो -6 लिखूं या -12 करो, तो एन फिर अकॉर्डिंगली सेमी एनुअल पीरियड्स होते हैं। 2 चेंजेस आ रही हैं प्लीज। नंबर 1, रेट को सेमी एनुअल में कन्वर्ट किया मैंने और जो एन है वो भी सेमी एनुअल पीरियड्स में कन्वर्ट हो जाए, एवरी अदर थिंग शायद रिमेन सेम, तो -12 डन है प्लीज। अगर ये इंस्टॉलमेंट्स एडवांस में होती तो 2.5 मिलियन लगा हो जाता पहला, बाकी सब कुछ एज इट इज होता, लेकिन एन की जगह, एन में -12 की जगह -11 हो जाता। आई होप के बात समझ आ गई प्लीज। तो क्या क्या चेंज होता है अगर सेमी एनुअल हो गया? तो रेट सेमी एनुअल हो गया और एन फिर नंबर ऑफ सेमी एनुअल पीरियड्स बन गए जिनमें इंटरेस्ट इंक्लूड, बाकी का सॉल्व करो, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। बाकी अगर इसकी वर्किंग भी लिखनी हुआ कैसे, 0.06, 13.731% डिवाइड बाय 2 किया तो 6.8655% सेमी एनुअल। एनी कंफ्यूजन? तो किसी ऑल्टरनेट के चक्कर में नहीं पड़ना, क्या करना है, इंस्टॉलमेंट सेमी एनुअल है तो सेमी एनुअल रेट और एन अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ सेमी एनुअल पीरियड्स बन जाएंगे। आंसर बता दो।
नहीं 20 मिलियन नहीं, काफी फर्क है, 135 रुपए या 165 रुपए, तो जो आ रहा है वही बताइएगा। 199,835 डेफिनेटली 20 मिलियन लिखा तो जा सकता है, लेकिन ऐसे राउंडिंग ऑफ के चक्करों में जाने को रहता है, जो आ रहा है वही लिखा था। अब ये ना कह दीजिएगा प्लस 165 है, मैं लिख देता तो फिर परेशान हो जाना था। तो अगर लिख लिया 20 मिलियन तो काट के यही लिख लिया। तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स आई है 835, ठीक है। जी एन का एन्युटी के फॉर्मूले में एन का मतलब है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स जिनमें इंटरेस्ट है। एन इज नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स जिनमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, जिनकी आप प्रेजेंट वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है विकास पुनी सर। ये बड़ा फिगर ठीक है, फिगर ठीक है सर, सॉल्व कर लिए, किसी एक ने करनी क्लास में, नहीं सबकी तरफ से हो जाएगी। फर्स्ट एंट्री कंप्लीट करेंगे, बस बस सीरियस हो जाए प्लीज। जी बेटा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट पे रिकॉर्ड होगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स 19,999,835 19,999,835 डेफिनेटली अभी हमें एक दो दिन मेरा ख्याल है सही तरह अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, वरना ये मिलियंस में ही वर्किंग होनी चाहिए शायद, लेकिन इस वक्त पहले रहने दें, अभी मेरा ख्याल कॉन्सेप्ट ही सही तरह अंडरस्टैंड कर रहे हैं। एनी कंफ्यूजन इन दिस फिगर? चलिए आप जरा तेजी से आगे चलें, काफी सारी वर्किंग्स हैं इस साल में, क्योंकि दो तो शायद इंस्टॉलमेंट्स हो जानी है। नेक्स्ट डेट बताएं प्लीज, प्लीज डोंट डिस्टर्ब अदर्स, डोंट डिस्टर्ब अदर्स। 31 दिसंबर 2009 पे क्यों रखें? ईयर एंड आ गया, ईयर एंड 30 जून पे ही आना है, इंस्टॉलमेंट की पेमेंट होनी है। कितनी इंस्टॉलमेंट है? नहीं 12 में से कौन कितनी इंस्टॉलमेंट है? 2.5 मिलियन की एक है ना, इसमें इंटरेस्ट होगा, कैसे पता चलेगा? हाँ जी टेबल बनेगा, टेबल बनेगा। बस अभी छोटी छोटी वेरिएशंस है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम ही है। टेबल स्टार्ट करने की किस डेट से होना है, किस अमाउंट से होना है? जी एक वर्किंग पहले मेरे साथ करनी, बस आप बैलेंस लिखना, डेट, रेंटल्स, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एंड बैलेंस। कंसंट्रेट करें प्लीज। स्टार्टिंग डेट, स्टार्टिंग अमाउंट 19,999,835 19,999,835। अब बेटा बस फर्स्ट स्टेप देख लें, इसमें जरा चेंज है। नेक्स्ट डेट जरा बोल दें, आपने एग्रीमेंट के मुताबिक डेट्स लिखते जाना है। तो अब 6 मंथ्स के बाद आपको रुकना है, क्योंकि रेंटल ने 6 मंथली पे होना है। अमाउंट होगी 2.5 मिलियन। अब इसमें इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करें, जरा कैलकुलेटर पे बैलेंस लिखें। हाँ जी 19,999,835 लिख लें जरा, मल्टीप्लाइड बाय, अब बेटा इस पे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लेना है, ये बैलेंस अब 6 मंथली चेंज होना है। 31 दिसंबर 9 पे जाके इस बैलेंस ने बदल जाना है, उसने पे हो जाना है, फिर अगले बैलेंस ने आना है। तो अभी तक जो हम टेबल बना रहे थे उसमें एनुअल पेमेंट थी,
अब ये सेमी एनुअल पेमेंट्स हैं, तो अब ये बैलेंस पूरा साल आउटस्टैंडिंग नहीं रहेगा, ये 6 मंथ्स के बाद चेंज हो जाएगा। तो दो तरीके हैं, इस बैलेंस को पूरे रेट से मल्टीप्लाई करके 6/12 कर लें, या ऑल्टरनेटिवली वो जो हमने 6 पॉइंट समथिंग रेट फाइंड आउट किया उसी को यूज कर लें। मेरी सजेशन वही है कि मेरा ख्याल है कि एक दफा 6/12 करके लिखना है, ताकि जरा पता चल जाए कि 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ले रहे हैं। 6 मंथ्स का ले क्यों रहे हैं? दिस बैलेंस विल रिमेन कांस्टेंट फॉर 6 मंथ्स नाउ। 6 मंथ्स के बाद इसने बदल जाना है, फिर जो रिमेनिंग बैलेंस होगा उस पर नेक्स्ट 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आना। तो अगर सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं तो 6 मंथली वर्किंग हो जाएंगी, मंथली हैं तो अकॉर्डिंगली, एंड क्वार्टरली अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट होनी है। फॉलो करें प्लीज सारे? नहीं, फिगर तो बेटा आ जाएगी, मैं जरा सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा दूं, बाकी तो आप वर्किंग करें। या पूरा रेट लेके 6/12 कर लें, या ऑल्टरनेटिवली जो हाफ रेट किया था वो 6 मंथली ऑलरेडी हो गया हुआ है, उसको भी यूज कर सकते हैं। मुझे जरा एक इंटरेस्ट की बस फिगर बता दें। 1373089। अब एक सेकंड जरा यहाँ फिर रुके, जहां भी एक सेकंड रुके जरा। ये डेफिनेटली अब कितनी वर्किंग्स होनी है? ये 12 वर्किंग्स होनी है बेटा, 6 साल है, 12 वर्किंग्स हैं। लेकिन डेफिनेटली अब अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टाइम वेस्टिंग हो जाएगा, इसलिए फिर अब आपको उतनी वर्किंग करनी चाहिए जितनी क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। तो सब कुछ छोड़ दें, ये जो इस वक्त मैं बातें कर रहा हूँ ये गौर से सुने जरा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सामने रखें। नहीं, एक मिनट सर बेटा, प्लीज एक मिनट प्लीज, आ जाए, रिलैक्स रिलैक्स, फर्स्ट स्टेप प्लीज, सब रिलैक्स। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देख के फिर अब ये डिसीजन लें कि कितना टेबल बस सफिशिएंट है। सारा टेबल डेफिनेटली बनाना कंपलसरी नहीं होता है, उसकी भी मतलब उसका भी तरीका सुनो। यकीनन आप रिक्वायरमेंट 1 देख रहे हैं, ए देख रहे हैं, साथ रिक्वायरमेंट बी भी देखें। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के हमने एक्सट्रैक्ट्स भी बनाने हैं और फिर नोट्स भी बनाने, कंपैरेटिव के साथ। तो 2011 तक तो लिखा हुआ है, लेकिन जरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ज़हन में लाएगा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जब आपने एक्सट्रैक्ट्स बनाने होते हैं तो क्लोजिंग बैलेंस को करंट और नॉन करंट में डिवाइड करना होता है। तो 30 जून 11 जरा ज़हन में लाएं। 30 जून 11 के एंड पे आपको जो 12 में पेमेंट्स होनी है वो करंट लाइबिलिटीज में लिखने के लिए इसका ब्रेकअप रिक्वायर्ड होगा। हाँ, जो 12 के एंड पे अमाउंट आ रही होगी वो नॉन करंट पूरा नीचे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। तो यकीनन रिक्वायरमेंट ए में देखें तो 2 सालों की एंट्रीज रिक्वायर्ड है, 10 और 11, तो 4 इंस्टॉलमेंट सही हो जाएंगी। लेकिन रिक्वायरमेंट बी को भी अगर ज़हन में रखें तो 12 की फिगर्स भी रिक्वायर्ड होंगी सेकंड रिक्वायरमेंट। तो 12 तक वर्किंग बस बना लें, पहले 6 रेंटल्स, बाकी इसलिए रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि उसके रिलेटेड जो भी मैं क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन चाहिए वो इसी इंफॉर्मेशन से पूरी हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स, सुने गौर से फाइनली, जिस ईयर के एंड पे आपने एक्सट्रैक्ट्स बनाने होते हैं शायद उससे 1 साल और वर्किंग अगर हो जाए तो सफिशिएंट हो जाती है। अगर फॉर एग्जांपल एक्सट्रैक्ट्स बस 2010 के बनाने होते हैं तो 11 तक की वर्किंग सफिशिएंट थी, ठीक है। लेकिन क्योंकि 11 एंड कंपैरेटिव्स करना, तो 11 की फिगर्स फाइनल करने के लिए हमें 12 की अमाउंट्स भी चाहिए होंगी एज अ करंट लायबिलिटी। तो प्लीज 6 इंस्टॉलमेंट्स का बस ब्रेकअप बनाना। तो इस तरह की चीजें भी अब इंपॉर्टेंट है ताकि आपका फिर टाइम भी सेव हो सके, सारी वर्किंग्स कंपलसरी नहीं है। तो मैं आपकी तरफ वेट कर रहा हूँ। ये पहले 6 रेंटल्स मींस 30 जून 12 तक की फिगर्स फाइनल करके मुझे आपने बता दी। पूरी बात समझ आ गई मेरी? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग क्लियर? एक दफा आप लोग कंप्लीट कर लें और ऐसे ही डरे ना गलतियों से, होने दे मिस्टेक, कर लेते हैं ठीक, अपना अपना सॉल्व करें। फिगर्स तो बड़ी बड़ी होती है, लेकिन ये वाली बात समझ आ गई कहां तक क्यों रुक जाए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप जब 30 जून 2012 तक आ जाएंगे तो काइंडली बताइएगा प्लीज। टेक योर टाइम, आराम से करें करके।
नहीं पीछे 20 मिलियन के साथ टेबल बना, उसको ना देख के परेशान होइएगा, मुझे लिखवा दो फिगर्स, लिखवाएगा फिगर्स। प्रिंसिपल मिलियंस में, ये पॉइंट्स लगाए होंगे, मैं कॉमा लगा लेता हूँ। बोल जी 1126 1887 29 24 12 86 959 चलो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट लिखवा दो 12 95 721 प्रिंसिपल 120 42 79 17 66 86 45 ठीक है नहीं, जब तरतीब से लिखवा दो, प्रिंसिपल लिखवा दो, आपने प्रिंसिपल लिखा होगा, हाँ सीक्वेंस में लिखवा दो 1 to 8 6 9 आगे नहीं मतलब एक एक करके रो में लिखवा दो। इंटरेस्ट हाँ जी 1 to 1 30 4 16 38 16 86 अब तरतीब से लिखवा देना 13 75 35 11 24 865 685 नहीं आप मेरे ख्याल वो यही होगा आपने 15 00 63 71 14 69 738 10 30 262 आगे 13 53 66 33 66 last one 15 70 642 नहीं राउंड ऑफ करें 92 93 58 एक मिनट आगे लास्ट 11 96 5 99 1 ये अप्रोक्सीमेटली फिगर्स मैच करेंगे मेरे साथ। ये तो टेबल जीरो ही नहीं हुआ, ये पता है सबको, ये टेबल पूरा क्यों नहीं बनाया, क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है, चलें अब एक एंट्री कर रहे थे, एंट्री की फिगर्स ढूंढो, जिन लोगों ने टेबल बना ली वाइंड अप करके उठिएगा। दिसंबर 2009 का रेंटल ब्रेकअप हो गया है, या सब लोगों ने कंप्लीट कर लिया ये टेबल कंप्लीट है, करें यार, जिन्होंने कर लिया आप एंट्री करें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट सब लोगों का टेबल कहाँ तक पहुंचा, कंप्लीट हो गया? बेटा राउंड ऑफ कर लेना, कोई गलत नहीं है, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, लेकिन अब क्योंकि 165 रुपीज का डिफरेंस है, इसलिए अगर राउंड ऑफ नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। राउंड ऑफ अगर आपने करके वर्किंग कर ली तो कोई मसला नहीं, राउंड ऑफ यकीनन करना चाहिए। मैंने डरते हुए राउंड ऑफ नहीं किया, मैं अगर राउंड ऑफ कर लेता तो ज्यादा टेंशन क्रिएट होनी थी,
लेकिन जिन्होंने कर लिया है बिल्कुल ठीक किया, कोई इशू नहीं। उसकी वजह से जो आपके डिफरेंस आ रहे हैं वो बिल्कुल इमटेरियल आ रहे हैं। तो राउंड ऑफ कर लेना है, कर लेना चाहिए, मैं भी करूंगा इंशाल्लाह, किया करूंगा। लेकिन फिलहाल अगर क्लास में मैंने नहीं किया तो काइंडली आप भी इसी तरह कर लें, वरना फिर फिगर्स थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होंगी। आई होप कि उससे फिर परेशानी नहीं होगी। तो राउंड ऑफ अगर नहीं किया तो कोई इशू नहीं है, आप इसी तरह जो भी आपके आंसर आ रहे हैं तकरीबन अप्रोक्सीमेटली वही वर्किंग सर। जी सर जी, एंट्री वही होनी है, क्या हो रही है? लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश और बैंक क्रेडिट बाय 2.5 मिलियन। ये जरा ब्रेकअप लिखवा दीजिएगा जरा। प्रिंसिपल 1126,911 और इंटरेस्ट 1373089। कंप्लीट करें सर, अभी काफी कुछ रहता है। नहीं बेटा, अभी 30 जून पे दूसरा रेंटल, इस डेट पे नहीं अभी एंड हुआ। 31 दिसंबर 2009 पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ नहीं नहीं, मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ कि अभी 6 मंथ्स गुजरे हैं। अब 6 मंथ्स के बाद सिर्फ इसलिए रुके हम क्योंकि रेंटल की पेमेंट आ गई। बाकी डेफिनेटली डेप्रिसिएशन पूरे साल बाद ही चार्ज करें। ऑब्वियसली अगर यहाँ ईयर एंड हो जाता तो फिर 6 मंथ्स की आप डेप्रिसिएशन चार्ज करके आगे चलते हैं, लेकिन ईयर एंड नहीं हुआ, रेंटल की पेमेंट हुई। तो 30 जून 2010 का रेंटल भी इसी तरह रिकॉर्ड हो जाएगा। लीज लायबिलिटी डेबिट रेंटल एरियर्स में, इसलिए ऐसा कोई इंटरेस्ट अक्रूवल की जरूरत नहीं पड़ रही। जिस पीरियड का इंटरेस्ट है उसी पीरियड के एंड में पे हो रहा है। जी डेप्रिसिएशन भी आ रही है जी बेटा, वो आप बताएंगे अभी। अभी पढ़ लेते हैं सर, सब कुछ पढ़ लेते हैं, नीचे नोट भी देख लेते हैं, लेकिन अपना पहले रिवाइज कर लेंगे। ये मुझे ब्रेकअप लिखवाइएगा जरा, सेकंड इंस्टॉलमेंट वाला। प्लीज आपस में जी, प्लीज आपस की बहस काइंडली छोड़ें, क्वेश्चन करें। साथ वाले को देख के मुस्कुराने का भी टाइम नहीं आया। लीज लायबिलिटी की प्रिंसिपल की अमाउंट बताइएगा। 1204279, इंटरेस्ट 1295721। इकट्ठे होनी प्लीज यहाँ तक। ठहर डेप्रिसिएशन का डिसीजन मेरे साथ एक फाइनली ले। डेप्रिसिएशन का इकट्ठे सर कॉन्सेप्ट है क्या इस लीज में अभी तक जो हमें पता है? बोल दें, पूरा बोल दें। अब हमारा क्वेश्चन जरा देखें, क्वेश्चन में जो डाटा है इसमें क्वेश्चन में बताया नहीं हुआ कि कोई ओनरशिप ट्रांसफर होनी है एंड में या नहीं। परचेज ऑप्शन तो ऑब्वियसली नजर नहीं आ रही। तो क्वेश्चन हमारा साइलेंट है रिगार्डिंग कि क्या ओनरशिप ट्रांसफर होनी है नहीं। इट मींस हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अगर इंफॉर्मेशन ना मिले तो एक छोटा सा नोट पढ़ लें नीचे, तो रिक्वायरमेंट के नीचे एक नोट लिखा होगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और परचेज ऑप्शन तो डेफिनेटली फिर हम उसे इग्नोर ही कर सकते हैं। इग्नोर का मतलब नहीं, हमें नहीं पता, नहीं हमें नहीं पता कि ओनरशिप ट्रांसफर होनी है या परचेज ऑप्शन है, तो देन बेटा फिर शायद शॉर्टर पे जाएंगे। अगर तो ओनरशिप ट्रांसफर होनी है पता चल जाए, या परचेज ऑप्शन है अगर तो पता चल जाए, फिर यूजफुल लाइफ है। और अगर दिस इज नॉट द केस में शायद हम आगे, हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्वेश्चन साइलेंट है, अब ओनरशिप ट्रांसफर होनी है ही नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते, परचेज ऑप्शन तो ऑब्वियसली नजर नहीं आ रही। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इग्नोर का मतलब कि हम इन दैट केस में आ गए जिसमें हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। समझ आ रही क्या कर? आप बताएं 8 ईयर्स की तरफ जा रहे हैं, 6 ईयर्स? 8 ईयर्स में कब जाते हैं? अगर हमें इंफॉर्मेशन मिलती कि ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है या परचेज ऑप्शन नजर आ जाती। अगर ऐसे नहीं है तो देन शॉर्टर ऑफ द लीस्ट टर्म एंड यूजफुल लाइफ। डन है प्लीज? तो वाई 6 या 8? 6 वाई वी हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और परचेज ऑप्शन। एक सेंटेंस भी लिख रहे हैं, डेप्रिसिएशन यहाँ चार्ज कर रहे हैं, यहाँ डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, पहले एक सेंटेंस लिख लें। As there is no information of, उधर ही शायद लिखें,
as there is no information of transfer of ownership and purchase option. Therefore, बताइए नहीं therefore, हाँ जी, shorter of the lease term, shorter of lease term and useful life. And which is in this case, that is in this case, what is the shorter? 6 years. Any confusion? Any question anywhere? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जी वाइंड अप करें जी, वर्किंग करवाएं, कैसे वर्किंग करवाओ? 19 जी बेटा, ये लास्ट पॉइंट है, जब मैं बोल रहा था मैंने लिख दिया, इंफॉर्मेशन नहीं है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की और परचेज ऑप्शन की, देयरफॉर शॉर्टर ऑफ द लीज टर्म एंड यूजफुल लाइफ। अगर ओनरशिप ट्रांसफर होनी है तो देन फिर आप यूजफुल लाइफ का बेस बनाएंगे, ठीक है। जैसा कल वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में हो रहा था, और क्वेश्चन नंबर 4 जो आपने घर से किया। जी 19,999,835 डिवाइडेड बाय, अच्छा कितने मंथ्स? पूरा साल ही बनता है, 1 जुलाई ही है तो डेप्रिसिएशन पूरे साल की बनती है, अप्रोक्सीमेटली 33 समथिंग आएगा शायद। हाँ जी, लिखना आसान है, शायद बोलना मुश्किल हो जाएगा, देख के लिखें जरा कैलकुलेटर। 3,333,305 6 है, सॉरी है। स्टिल एनी कंफ्यूजन? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली बता दें, फाइनल हो गया भाई? इलेवन की एंट्रीज के लिए स्पेस रखें। इग्नोर का मतलब है उन्हें इग्नोर करें और शॉर्टर ले लें, ठीक है बकास सर। अगर उनकी इंफॉर्मेशन नहीं तो उनको इग्नोर कर दें, यूजफुल लाइफ को और सॉरी परचेज ऑप्शन को और ओनरशिप ट्रांसफर को इग्नोर करके शॉर्टर ले लें। जी बेटा, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, डेफिनेटली ये एग्जामिनर को लिखने की इस तरह से जरूरत नहीं है, लेकिन आपको खुद इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमने क्या किया। तो ये शायद अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा, जो हमने छोटा सा एक नोट लिखा। जी किस साल की एंट्रीज रिकॉर्डिंग इसका आगे? 11 के एंट्रीज के लिए काइंडली जरा स्पेस रख दिया जरा। पता है कितनी एंट्रीज होनी है, जरा देख के बताएं जरा, कौन कौन सी? 2 रेंटल्स है, डेप्रिसिएशन की फिगर तो शायद अब सेम रहेगी, रेंटल्स की अमाउंट कैलकुलेट हुई भी है। मेरे साथ जरा एक्सट्रैक्ट्स बनाना, एक्सट्रैक्ट्स में एक नई चीज है, हट गए, अरे अरे कोई नहीं, अब तो ये रूटीन बन गई। मेरे ख्याल हाफ पेज रख दीजिएगा, देख लें जितनी स्पेस ऑलरेडी पहले लगी है उतनी कम से कम 3 एंट्रीज के लिए स्पेस रख लें। ये मेरे ख्याल कल भी आपने स्पेस रखी है कहीं, वो जरा देखें, वो मेरे ख्याल अभी भी पड़ी है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी स्पेस रखी, वो खाली पड़ी है, जगह जगह खाली। बिजनेस नेम वगैरह लिखे हैं, खाली जगह, मुझे याद अचानक याद आया। नुमान इंजीनियरिंग,
नुमान इंजीनियरिंग, कंसंट्रेट किया करें यार ऐसे आपस में। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सपेक्ट्स, as on 30th June 11 मांगा हुआ। देखा करें यार क्वार्टर। ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, इसमें राइट ऑफ यूज एसेट तो कंप्लीट करेंगे। राइट ऑफ यूज एसेट और उसकी क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। पीडब्ल्यू डेप्रिसिएशन तो पूरी क्यूमुलेट हो सकती है ना, एक साल की पता है हमें, नेक्स्ट ईयर की क्यूमुलेट कर देंगे इकट्ठे हो यहाँ तक। ये कोई कंसेप्चुअल इशू तो नहीं है ना, बाकी वर्किंग तो डेफिनेटली हो रही है, सबको समझ तो आ रही है ना क्या हो रहा है। ये क्यूमुलेटेड बताइएगा 11 की। 1 2 6 6 WDV से बता दो। 1 1 3 3 3 3 3 2 3 1 1 1 3 3 3 2 3 और लास्ट वन 10 1 6 6 5 2 9। चलिए जी इसको छोड़ो। अरे करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज में एक छोटा सा चेंज क्यों है सुना। यहाँ तक इकट्ठे हो, टेबल काइंडली सामने रखिएगा। ये करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज का ब्रेकअप रेडी है, सब कुछ छोड़ दें जहां भी है, टेबल ढूंढना। इसका तरीका अब मेरे साथ बिल्कुल फाइनल कर दें जरा। हाँ जी बिल्कुल सही है। सबसे पहला काम क्लोजिंग बैलेंस, लेकिन बेटा अगर कंपैरेटिव बनाना हो तो मेरी सजेशन ये है कि कंपैरेटिव ईयर से शुरू कर लें, जरा सीक्वेंस बन जाएगा। तो अपना टेबल जरा देखें और 2020 का क्लोजिंग बैलेंस पता है, सॉरी 2010 का क्लोजिंग बैलेंस पता है। कंसंट्रेट करें जरा।
2010 का क्लोजिंग बैलेंस 17668,645। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते हैं, जस्ट अ मिनट जी, एक मिनट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है। अब देन बेटा इसका करंट और नॉन करंट पोर्शन डिसाइड करना है। तो करंट पोर्शन का मीनिंग होता है वो पैसे जो नेक्स्ट 12 मंथ्स में देने हैं। तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं, नेक्स्ट 12 मंथ्स। अब ये सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स है, तो नेक्स्ट 12 मंथ्स का मतलब है 2011 में जो पैसे देने हैं वो करंट लायबिलिटी है। हम 2010 के एंड पे खड़े हैं, तो मींस ये नेक्स्ट 2 जो इंस्टॉलमेंट्स बनेंगी ये प्लस हो के करंट लायबिलिटीज में आएंगी। पहले सिर्फ एक क्यों आ रही थी, अब 2 क्यों आना शुरू हो गई? अगर ये क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स होती और मंथली होती तो 12 हो जानी थी। तो नेक्स्ट 12 मंथ्स में 2 इंस्टॉलमेंट्स का प्रिंसिपल ऐड हुआ। अब आप बताएं कि नॉन करंट क्या होगा? वो 16, हाँ जी 16 वाला नहीं, जो इसके सामने मींस ये है, इन 2 इंस्टॉलमेंट्स के बाद फाइनली जो क्लोजिंग बैलेंस आ गया। तो दिस इज करंट लायबिलिटी एंड दिस फाइनली इज नॉन करंट लायबिलिटी एट द एंड ऑफ 30th June 2010। 10 के एंड पे करंट एंड नॉन करंट। 11 के बाद जो पैसे देने हैं वो 2010 के एंगल से नॉन करंट लायबिलिटी है। तो ये काइंडली जरा यहाँ से देख के लिख लें और नेक्स्ट मेरे ख्याल खुद से ट्राई कर लें। फिर 11 के एंड पे खड़े होकर सोचें, करंट और नॉन करंट का डिसीजन लेके फाइनल करें। तो द ओनली डिफरेंस है सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स है, देयरफॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स में 2 इंस्टॉलमेंट्स इकट्ठी हो रही हैं, तो 2 इंस्टॉलमेंट्स का प्रिंसिपल कंबाइन हो जाएगा। आप लोगों को बेटा समझ आ गया, 2 इंस्टॉलमेंट्स इकट्ठी हो रही हैं सेमी एनुअल होने की वजह से। कंफ्यूजन है तो खत्म हो जाए। एनी कंफ्यूजन फाइंड आउट करेंगे आप लोग। एनी कंफ्यूजन सर? जी 11 फाइनल कर लेंगे। 12 वाली जो 2 पेमेंट्स है वो करंट बन जाएंगी और जो 12 के एंड में बैलेंस फाइनल है वो नॉन करंट बन जाएगा। चले मैं अभी नहीं लिख रहा, इस वजह से कि जरा आप घर से कंप्लीट कीजिएगा। घर वे पे जरा एक मिनट आएगा कि नोट्स में मैंने आपसे कहा था कि मेच्योरिटी एनालिसिस में बना लूंगा, बाकी काम तो मेरे ख्याल करनी होंगे आपने। तो सही करनी है कि नहीं? इसका जरा मेच्योरिटी एनालिसिस बनवाए जरा। क्वेश्चन नंबर 5A काइंडली सामने रखें। मेच्योरिटी एनालिसिस के जरा पूरे करवाएं जरा, क्या लिखना होता है कहीं से ढूंढ के बताएं जरा, फाइनल करें बस। मेच्योरिटी एनालिसिस, कॉन्ट्रैक्चुअल, अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स। रिक्वायरमेंट जरा काइंडली देख के बताइएगा किस साल का बनाना था। हाँ जी कंपैरेटिव पे बनाना था, तो मैं 30th June 11 पे बना रहा हूँ। जी आपने बेटा बनाना वो नीचे लिखा हुआ था, स्केड्यूल इसलिए नहीं बना हुआ क्योंकि स्केड्यूल आपने खुद बनाना था। यूजफुल लाइफ वही लेंगे जो आपने यूज किया, दैट इज 6 years। 6 year लेंगे सर। आपने यूजफुल लाइफ समझा ही किसको है? लीज टर्म को यूजफुल लाइफ समझ रहे हैं आप, क्योंकि ओनरशिप
ट्रांसफर होने की इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है दुलारी सर? जी सर जी, फाइनली एक दफा दोबारा मेरे साथ रिवाइज कर लें यार, ये स्केड्यूल कैसे बनना है मैच्योरिटी एनालिसिस। पहला इंपॉर्टेंट काम नहीं बेटा, सबसे पहले तो बस ये ज़हन में रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बस यही है कि आपने ऑनवर्ड सोचना। 30 जून 11 पे आप खड़े हैं, ऑनवर्ड सोचना। और टेबल एक मिनट सामने रखना। टेबल हमने पूरा नहीं बनाया, लेकिन पूरा टेबल की जरूरत भी नहीं है इस मैच्योरिटी एनालिसिस बनाने के लिए। ये सिर्फ हमें रेंटल ही चाहिए होता है, रेंटल्स ही चाहिए होते हैं। पूरे रेंटल्स बस हम सोच तो सकते हैं ना यार। तो 30 जून 11 का मतलब ये है कि 2 साल ऑलरेडी गुजर गए हैं। ऐसे ही है सर? कौन कौन साल गुजर गए? 10 और 11। तो आपने ऑनवर्ड सोचना है। दूसरा मसला इस सवाल में ये था कि सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स है, तो 2 साल गुजरने का मतलब है 4 इंस्टॉलमेंट्स हो चुकी हैं। और क्वेश्चन जरा देख लें, 6 साल लीज टर्म थी, टोटल 12 थी, तो रिमेनिंग कितनी रह गई होंगी? 4 अगर पे हो गई हैं, टोटल 12 है, तो 8 इंस्टॉलमेंट्स रह गई हैं 2011 से ऑनवर्ड्स। तो ईयर वाइज 2 आनी है, 12 में 2 आएंगी, 13 में 2, 14 में और 15 में। तो ऑनवर्ड सोचना है। ऑनवर्ड्स किस डेट से? ईयर एंड से, ईयर एंड से ऑनवर्ड्स, ईयर एंड से ऑनवर्ड्स। बाकी वर्ड्स वही हैं, काइंडली बता दें। लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर में कौन सा ईयर फॉल करेगा? लेस देन 1 ईयर में अकॉर्डिंग टू दिस डेट कौन सा ईयर फॉल करेगा? 30 जून 12। तो अब इसमें भी ये जिस तरह कल एक्सट्रैक्ट्स में बात आई थी, जब करंट लाइबिलिटीज में हमने लिखा तो 2 फिगर्स प्लस हुई हैं। इसी तरह एक रेंटल 25 लाख का तो है, लेकिन अगले साल में एक रेंटल पे नहीं होना, वो 2 हो जाएंगे, तो 2 सम हो जाएंगे। तो 2.5 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 5 मिलियन ईच पे आपको नजर आ रहा होगा। बात समझ आई? तो 2012 में जो 2 रेंटल्स हैं उनका डिस्क्लोजर हो गया। अगले वर्ड्स बोले जरा, फाइनल कर देना। 1 to 2 ईयर्स, 1 to 2 ईयर्स में 2013 फॉल करेगा 5 मिलियन। इसी तरह हो जाएगा सॉल्व। 2 to 3 ईयर्स, 2 to 3 ईयर्स 5 मिलियन। एंड 3 to 4 ईयर्स पे क्यों रुक रहे हैं हम? नहीं मतलब 8 पूरी होगी ना। तो तरीका क्या है इसका? पहले टोटल देखना है। टोटल 12 थी, 4 पे हो चुकी हैं, रिमेनिंग 8 हैं, और हर साल में 2 हैं। तो नेक्स्ट 4 ईयर्स रेलिवेंट होंगे, 12, 13, 14 एंड 15। एनी कंफ्यूजन जी बात? अगर यही डिस्क्लोजर आप 30 जून 10 पे बनाएं तो फिर नहीं, कौन कौन से ईयर्स आएंगे? 11, 12, 13, 14, 15। एक ज्यादा सॉर्ट ऑफ कहना मुनासिब नहीं है, एक शायद पिछला भी आ जाएगा। 16 में नहीं, 11 भी कंसिडर हो जाएगा 30 जून के एंड पे खड़े। तो द वर्ड्स व्हिच आर टू बी केप्ट इन माइंड इज ऑनवर्ड्स चलना है, जिस डेट पे खड़े हैं उससे ऑनवर्ड से वर्किंग होनी है। बाकी जो एग्रीमेंट डेट्स वगैरह है वो आपने टेबल बनाते हुए यूज करनी है। तो टोटल 20 मिलियन होगी, नाम इसका होगी टोटल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट। बना लें। टोटल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट, बस इसमें ये जो मल्टीप्लाइड बाय 2 हो रहा है ये समझ आ रहा है? तो नेक्स्ट ईयर अगर ये मंथली इंस्टॉलमेंट्स हो तो नेक्स्ट 12 हो जाए क्वार्टरली। नेक्स्ट ईयर के 4 क्वार्टरली। एक साल में कितने क्वार्टर? ये तो बता दो यार। 4 या 5? सोच लें यार, फाइनल कर लें 4 है। और अगर एनुअल है तो फिर डेफिनेटली एक एक इंस्टॉलमेंट आएगी। बाकी कोई और इशू रह गया हो? इन्हें अनडिस्काउंटेड इसलिए बेटा कहते हैं क्योंकि यही अनडिस्काउंटेड। डिस्काउंटेड का मतलब होता है जिनकी प्रेजेंट वैल्यू ले ली हो आपने, इनकी प्रेजेंट वैल्यू अभी नहीं ली हमने। ये पूरा रेंटल है जिसमें प्रिंसिपल भी और इंटरेस्ट भी, इसलिए इसे अनडिस्काउंटेड करते हैं। डिस्काउंटेड मींस प्रेजेंट वैल्यू ले ली है, अनडिस्काउंटेड मीन विदाउट प्रेजेंट वैल्यू। सिंपली रेंटल्स का ये डिस्क्लोजर है।